नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कालजयी रचना के पन्नों को पलटेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें करुणा है, न्याय है और एक माँ बेटे का वो प्यारा सा संवाद है जो सदियों से हमारे दिलों में बसा है। इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता की गहराइयों में चलेंगे जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। चलिए इस कविता की शुरुआत को महसूस करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है और वो अपनी माँ से बड़ी ही मासूम सी जिद कर रहा है। वो बाल मन कितनी सुंदरता से इन शब्दों में झलकता है। राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बच्चे की वो असीम उत्सुकता है जहां उसे बस एक कहानी सुननी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजा की है या रानी की। ये बातचीत का जो तरीका है ना, ये हमें तुरंत इस दृश्य के अंदर खींच लेता है और एक गहरा अपनापन महसूस कराता है। अब जरा सोचते हैं कि इन प्यारे से संवादों के पीछे आखिर चेहरे किसके हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है। जो बेटा कहानी सुनने की जिद कर रहा है ना, वो राहुल है, और जो माँ उसे ये कहानी सुनाने जा रही है वो यशोधरा है। और जिस पिता के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है, जिन्हें तात कहा गया है, वो कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ हैं। जी हाँ, वही सिद्धार्थ जिन्हें पूरी दुनिया बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जानने वाली थी। तो देखिए, ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये तो एक बहुत ही ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआती बिंदु बन जाती है। जैसे ही माँ यशोधरा कहानी सुनाना शुरू करती हैं, घटनाओं का क्रम बहुत ही स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और सुखद सुबह का समय है। पिता सिद्धार्थ उपवन में यानी बगीचे में टहल रहे हैं। चारों ओर एक गहरी शांति है। फिर अचानक इस शांति को चीरते हुए एक घायल हंस आसमान से सीधे नीचे गिरता है, और इसके ठीक बाद गर्व से भरा हुआ सीना ताने एक शिकारी वहां पहुंचता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कहानी की वो जो शांति थी वो अचानक एक बहुत ही तेज गति में बदल जाती है। लेकिन इस घटना से ठीक पहले जरा ठहर कर देखिए कि कवि ने प्रकृति का कितना अद्भुत वर्णन किया है। दृश्य कुछ ऐसा है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झरमल कर हिमबिंदु झीले थे। इन शब्दों को सुनते ही ऐसा लगता है मानो हम खुद उस उपवन में खड़े हैं, उन रंग बिरंगे फूलों को देख रहे हैं और ओस की चमकती हुई बूंदों को महसूस कर रहे हैं। ये विवरणात्मक शैली उस शांत माहौल को इतने अच्छे से स्थापित करती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अगले ही पल ये शांति टूटने वाली है। और फिर आता है वो हृदय विदारक पल। एक तेज धार वाले तीर से बिंधा हुआ एक पक्षी अचानक उस शांत उपवन में आ गिरता है। एक मासूम जीव तड़प रहा है। यहाँ कविता का पूरा स्वर एकदम बदल जाता है। वो जो सुहानी सुबह थी ना, वो अब दुख और पीड़ा में बदल जाती है। एक मासूम पक्षी का इस तरह से आहत होकर गिरना कहानी को एक बहुत ही गंभीर और करुणा से भरे मोड़ पर ले आता है। बिल्कुल इसी बिंदु पर कहानी में एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव उभर कर सामने आता है। एक तरफ सिद्धार्थ हैं, एकदम करुणा की मूरत। उन्होंने उस घायल पक्षी को उठाया और मानो उसे एक नया जीवन दे दिया। और दूसरी तरफ है वो कठोर शिकारी, जिसे अपने अचूक निशाने पर बहुत घमंड है। असल में ये केवल दो लोगों का आमना सामना नहीं है, ये दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं की टक्कर है। अब इस पूरी रचना में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कवि ने किस तरह दो विपरीत अवधारणाओं का उपयोग करके एक तनाव, एक ड्रामेटिक टेंशन पैदा की है। रक्षक और भक्षक, बचाने वाला और मारने वाला, इन दोनों के बीच का ये संघर्ष ही इस पूरी कविता की असली आत्मा है। एक मासूम जान के लिए जो जद्दोजहद हो रही है वो ये दिखाती है कि जब करुणा और क्रूरता आमने सामने होते हैं तो भावनाएं किस चरम पर पहुंच जाती हैं। बात यही नहीं रुकी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर पूरी तरह से अड़ गए। शिकारी कह रहा था कि ये उसका शिकार है क्योंकि तीर उसने मारा है, और रक्षक कह रहा था कि उसने इस जीवन को बचाया है इसलिए ये जीव उसका है। ये विवाद बहुत गहरा होता चला गया। दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे और आखिरकार ये मामला पहुंच गया न्यायालय यानी न्याय के दरबार में। ये बात इतनी ज्यादा फैल गई कि वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना, और अब सबकी नजरें सिर्फ इस बात पर टिक गईं कि न्याय का तराजू आखिर किस तरफ झुकेगा। अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर माँ यशोधरा अचानक कहानी को बीच में ही रोक देती हैं और वो अपने छोटे से बेटे राहुल से एक सवाल पूछती हैं। राहुल, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका।
जरा सोचिए, ये शिक्षा का कितना अद्भुत क्षण है। यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई जा रही है, उस छोटे से बच्चे के अंदर सही और गलत की पहचान और न्याय की भावना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उसे निडर होकर सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और फिर उस छोटे से बालक का जो उत्तर आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। एक छोटे से बच्चे ने कितने सरल शब्दों में दुनिया की सबसे बड़ी बात कह दी। वो समझाता है कि सच्चा न्याय हमेशा करुणा के साथ ही खड़ा होता है, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। ये एक ऐसा गहरा सबक है जो उस बालक ने पूरी स्पष्टता के साथ दुनिया के सामने रख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर, द मास्टर स्टोरी टेलर मैथिली शरण गुप्त। उनका जीवन और उनका काम दोनों ही अपने आप में एक मिसाल हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 15-16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी रचनाओं ने लोगों के दिलों में देशभक्ति की एक बहुत गहरी भावना जगाई थी। साकेत, भारत भारती और निश्चित रूप से यशोधरा, जिससे यह कहानी ली गई है, उनकी कुछ सबसे अमर और प्रसिद्ध काव्य कृतियां मानी जाती हैं। गुप्त जी ने इस कविता में जिन साहित्यिक उपकरणों यानी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है, वे इसे सच में बहुत खास बनाते हैं। इसमें एक बहुत ही प्यारी संवादात्मक शैली है, जहां माँ और बेटे की बातचीत होती है। विवरणात्मक शैली के माध्यम से प्रकृति का इतना जीवंत चित्रण किया गया है कि सब कुछ आंखों के सामने तैरने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात है पुनरावृत्ति, यानी शब्दों को दोहराना। जैसे राजा था या रानी, राजा था या रानी, ये दोहराव एक बच्चे की उत्सुकता को बिल्कुल सटीकता से पकड़ता है। और हाँ, अंत में जो तुकांत शब्द हैं, जो राइमिंग हैं, वे इस कहानी को एक अद्भुत संगीतमय सुंदरता दे देते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे इस रचना में विराम चिन्हों यानी पंक्चुएशन मार्क्स का बड़ी ही कुशलता से उपयोग किया गया है। ये चिन्ह ही तो पाठ की लय को निर्देशित करते हैं। अल्प विराम यानी कॉमा हमें बताता है कि कहानी सुनाते हुए कहाँ थोड़ा सा रुकना है, जबकि पूर्ण विराम एक लंबे ठहराव का संकेत देता है। उद्धारण चिन्ह यानी कोटेशन मार्क्स ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कौन सी बात माँ कह रही है और कौन सी बात बेटे की है। और वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, वो बच्चे की अनगिनत जिज्ञासाओं को हमारे सामने लाता है। सच कहूं तो इन चिन्हों के बिना इस संवाद की असली भावना को इतनी गहराई से समझना शायद संभव ही नहीं होता। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, यदि कोई उस समय उस कहानी में, उस उपवन में मौजूद होता तो वो न्याय कैसे करता? ये कहानी हमें सिर्फ अतीत के पन्नों में ही नहीं ले जाती, बल्कि हमारे आज के मूल्यों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है। ये करुणा, निष्पक्षता और न्याय के बारे में एक गहरे आत्मचिंतन का बुलावा है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।